हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस एसी सर्किट्स। तो सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। सबसे पहले दो इक्वेशंस आपको याद ही होगी लास्ट चैप्टर से, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। व्हाट डज ई नॉट मीन्स? ई नॉट का मतलब क्या है? पीक वैल्यू। आई नॉट का मतलब क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। ई नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ EMF। ठीक है, तो इसमें दो वैल्यू है, एक है एवरेज या मीन वैल्यू, ठीक है, और दूसरा है RMS वैल्यू। तो आपको दोनों का दोनों ही याद रखना है। ठीक है, एवरेज या मीन वैल्यू कितना होता है? ई एवरेज कितना होता है? 2/पाई इंटू ई नॉट, ये होता है 0.637 ऑफ ई नॉट। ठीक है, ये होता है ई एवरेज। सिमिलरली आई एवरेज भी इतना ही होता है, 0.637 आई नॉट। ठीक है, और ई RMS कितना होता है? ई RMS होता है ई नॉट बाई रूट टू। ई नॉट बाई रूट टू मतलब 0.707 ई नॉट। तो ई RMS की वैल्यू होती है 0.707 ई नॉट। ठीक है, सिमिलरली आई RMS की वैल्यू भी इतनी होती है 0.707 आई नॉट। ठीक है, तो ये कुछ RMS और एवरेज वैल्यूज़ हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो इनको लिख लो। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं एसी सर्किट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टर सर्किट। ठीक है, रेजिस्टर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टर होगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ से एसी करंट दौड़ेगा। ठीक है, प्योर रेजिस्टर सर्किट देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टर होगा और कुछ भी नहीं। तो इसमें ई क्या होता है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अपोजिशन टू करंट क्या होता है? ई इक्वल टू आई आर इक्वेशन। अपोजिशन टू करंट मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्ट कौन करता है? रेजिस्टेंस। तो वो होता है आर इक्वल टू ई अपॉन आई। और क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखो कि कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, तो फेज डिफरेंस यहाँ पे होता है 0 का। तो इसका अगर आप फेजर डायग्राम बनाओगे तो उसमें आई और ई दोनों के दोनों सेम लाइन पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ई, यहाँ पे आई, ठीक है, सेम लाइन पर आएंगे क्योंकि दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो सेम लाइन पर आएंगे। और अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे तो वो भी सेम बनेगा। ठीक है, ये आई का ग्राफ, ये ई का ग्राफ। ठीक है, ये हो गया आई का ग्राफ, ये हो गया ई का ग्राफ। ठीक है, ये आई ई का ग्राफ हो गया, ये फेजर डायग्राम हो गया, ये पोजीशन टू करंट हो गया, और फेज डिफरेंस 0। सेम चीज़ हमें तीनों सर्किट्स के लिए करनी है जैसा हमने चैप्टर में किया था। अब बात करते हैं प्योर इंडक्टर सर्किट की। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक इंडक्शन होगा। ठीक है, तो इंडक्टर के केस में भी ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। ठीक है, तो आई हमें खुद से निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर है। ओके, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंडक्टर वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं, ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी वाला। ठीक है, तो ई डी टी इक्वल टू हो गया एल डी आई। अब ई की जगह आप क्या करो? ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख दो, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू एल डी आई। ठीक है, अब क्या करो? दोनों साइड इंटीग्रेट मार दो। ई नॉट ऐसे का ऐसा ही, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, फिर टी का कोएफिशिएंट ओमेगा इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एल इंटू आई। तो आई की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो बेसिकली हमें पता है कि ई इक्वल टू आई आर होता है, तो आई की वैल्यू क्या होती है? ई बाय आर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वांटिटी जो होती है ये होती है अपोजिशन टू करंट। तो यहाँ पे जो ओमेगा एल दिख रहा है इसको हम लोग अपोजिशन टू करंट मानते हैं और इसका नाम हम देते हैं इंडक्टेंस। इसका नाम हम क्या देते हैं? इंडक्टेंस। तो इसको XL नाम दिया जाता है। ठीक है, XL इक्वल टू एल ओमेगा, दैट इज इंडक्टेंस। ठीक है, अच्छा, अब इसका हमें फेजर बनाना है। तो अगर फेजर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जिसमें ई है उसी में आई को भी लाना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आई तो कॉस में है, तो इस कॉस को हमें साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग एलाइड एंगल फार्मूला लगा देते हैं। तो आई इक्वल टू हो जाता है ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़, ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, तो माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब आप इस एंगल के अंदर का साइन चेंज करो, यहाँ से साइन चेंज करोगे तो माइनस गायब हो जाएगा। तो आई इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो इसका मतलब क्या है कि जो आई है ना वो ई को लैग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस पहली बात आ गया पाई बाय 2 का। ठीक है, फेज डिफरेंस आ गया पहली बात यहाँ पे पाई बाय 2 का। और ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आई है वो पाई बाय 2 से पीछे है, तो आई लैग्स ई बाय पाई बाय 2 या फिर ई लीड्स आई बाय पाई बाय 2। ठीक है, तो इसका जब आप फेजर बनाओगे तो बेसिकली ई यहाँ आएगा। ठीक है, ये हो गया ओमेगा टी और ये हो गया ई। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली क्वांटिटी आ जाती है ई नॉट साइन ओमेगा टी। एनीवेज, इसके 90 डिग्री पर कौन आएगा? इससे पाई बाय 2 पीछे कौन आएगा? आई।
तो यहाँ पे आ जाएगा आई, ठीक है, कितना पीछे, π/2, ठीक है। तो ये इसका फेजर डायग्राम होता है, ई यहाँ पे, आई यहाँ पे, और आई का तीर हमेशा ई से छोटा होता है, ठीक है। इसका इसका आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, ई अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो आई यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, मतलब π/2 पर वो अपनी पीक वैल्यू अज्यूम करेगा, अचीव करेगा, ठीक है, ऐसे होता है, राइट। मतलब देखो ये π/2 है, ठीक है, तो जब π/2 पर ई यहाँ है तब आई शुरू कर रहा है, राइट। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है, मतलब ग्राफ उतना ज़रूरी फिर भी नहीं है, लेकिन फेजर डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसको रटना जरूरी है। तो आप ये चीज़ें याद कर लो कि आई ई को लैग करता है या फिर लीड करता है, वो याद कर लो, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया इंडक्टर सर्किट का सारा बात, ठीक है। ये है आपका आई, ये है आपका ई, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर सर्किट की। चलिए बात करते हैं प्योर कैपेसिटर सर्किट की। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक कैपेसिटर होगा। कैपेसिटर के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो इट इज़ अ डिवाइस विच स्टोर चार्जेस। तो Q = CV ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे Q = CE हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज EMF। एनीवेज, तो यहाँ पर भी वही इक्वेशन होगी, E sin ωt, लेकिन अगेन करंट की इक्वेशन चेंज होगी। तो I अब की बार हम लोग dQ/dt यूज़ करेंगे, और Q की वैल्यू है CE, तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ CE। E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है E0 sin ωt। कैपिटल C तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, कैपेसिटेंस है, ये तो कांस्टेंट होता है, बाहर आ गया, E0 भी बाहर आ गया। sin ωt का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है cos ωt और ओमेगा साथ में, तो ये हो गया C ओमेगा E0 cos ωt, ये हो गया I का इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो I = आ जाएगा C ओमेगा E0 साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ ωt + π/2, क्योंकि अलाइड एंगल से ये बाद में cos ωt ही बन जाएगा, राइट। अब अपोजिशन टू करंट निकालते हैं। तो अपोजिशन टू करंट कैसे निकाला जाता है, E = IR। तो आप पीक वैल्यूज ले लो, E0 = I0 × R, तो R हो जाएगा E0/I0। तो I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I0 मतलब ये पूरा मैक्सिमम हो जाए। तो मैक्सिमम तब होगा जब sin ωt + π/2 मैक्सिमम हो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो I0 की वैल्यू हो गई C ओमेगा E0। सिमिलरली यहाँ पे मैक्सिमम कितना होगा, E0, तो E0 ही रहेगा, तो ये इससे खत्म हो गया। तो R की वैल्यू आ गई 1/C ओमेगा। और इस क्वांटिटी को हम R नहीं, ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। सिंपल अपोजिशन टू करंट कैसे निकाला जाता है, E0/I0 करके, पीछे भी आप कर सकते थे बट वो मैंने सिंपली बता दिया, ठीक है। तो अभी तक हमें कुछ नए फॉर्मूले मिले तो हैं, लेकिन हमने याद नहीं किया है। पहला फॉर्मूला हमें मिला XL = L ओमेगा, दूसरा फॉर्मूला XC = 1/C ओमेगा, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमें मिल गए। अब इसके फेजर डायग्राम में आपको दिख रहा है कि I में जो है वो π/2 से लीड कर रहा है। तो कैपेसिटर के केस में I लीड्स E/π/2, ठीक है, या फिर E लैग्स, ठीक है। अच्छा, तो I लीड्स E/π/2, इसको अच्छे से लिख दूं क्योंकि ये एग्जाम में आएगा भाई, छोड़ना मत। फेजर डायग्राम बनाओगे तो फेजर डायग्राम में आपकी बार क्या होगा, आपकी बार E चलो यहीं पर है, ठीक है, E को हमेशा यहीं पे माना करो रेफरेंस के लिए, ठीक है। E को यहीं पे मान लिया, E यहीं पर है तुम्हारा ωt एंगल पर। अच्छा, ωt पर ही क्यों रख रहा हूँ मैं हमेशा, तभी तो बेसिकली ये वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे वो E0 sin ωt आएगी। छोड़ो रट्टा मारो। तो E से कितना आ गया, 90 डिग्री, तो कहीं यहाँ पर आ जाएगा करंट E से थोड़ा छोटा, ठीक है, I, तो ये 90 डिग्री पर आ जाएगा I, ठीक है। इजी फेजर डायग्राम याद कर लो। ग्राफ में क्या होगा, आपकी बार ग्राफ में I वाला ऊपर चलेगा, E वाला थोड़ा नीचे चलेगा, थोड़ा पीछे चलेगा एक्चुअली, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं, पीछे चलेगा थोड़ा। एनीवेज, अभी हम लोग देखते हैं जब तीनों को कंबाइन कर दिया जाए, इंडक्टेंस, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, ठीक है, तो क्या होता है फिर। चलिए अभी हम लोग LRC सर्किट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात आपका एक नया क्वांटिटी आता है जो कि होता है इम्पीडेंस, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। मतलब जैसे रेजिस्टेंस के केस में रेजिस्टेंस कौन था, रजिस्टर, मतलब रेजिस्टेंस। R मतलब जब C मतलब जब कैपेसिटर लगाया तब कौन रेजिस्ट कर रहा था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। L लगाया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब तीनों को एक साथ लगा दिया तो आपकी बार कौन करेगा, इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस की वैल्यू होती है Z = R² + XL - XC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है Z का फॉर्मूला, ठीक है। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले आते हैं, जैसे tan phi = XL - XC/R। इसमें एक और क्वांटिटी होती है जो कि होती है पावर फैक्टर
और पावर फैक्टर हम लोग लिखते हैं cos फाई से, और इसका फॉर्मूला होता है R/Z। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको आप लोग लिख लो, एग्जाम में आएगा। ठीक है, अच्छा चलो अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी देख लेते हैं जो एग्जाम में आनी ही आनी है, दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है भाई? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब रेजोनेंस, जब हम लोग रेजोनेंस कंडीशन अचीव करते हैं तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब वो कंडीशन अचीव करने के लिए ये होता है कि हमें इम्पीडेंस को मिनिमम करना होता है। तो इम्पीडेंस को हम मिनिमम कैसे कर सकते हैं? जीरो तो कर नहीं सकते रेजिस्टेंस को, तो ये पूरी क्वांटिटी मिनिमम कब होगी? जब एक्सएल एक्सी बराबर हो जाए, क्योंकि तब एक्सएल माइनस एक्सी जीरो हो जाएगा सीधा। ठीक है, तो इसका मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तब अचीव होती है जब एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर होते हैं। एक्सएल की वैल्यू होती है एल ओमेगा, एक्सी की वैल्यू होती है 1/c ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/cl। ओमेगा स्क्वायर मतलब 2 पाई एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। तो यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई रूट LC। ठीक है, एल क्या है? इंडक्टिव, एल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, सी क्या है? इंडक्टिव रिएक्टिव कैपेसिटेंस। ठीक है, तो एल और सी की वैल्यू एग्जाम में आपको दी रहेगी, ओम के टर्म्स में होगी, ऑब्वियस सी बात है, पोजीशन टू करंट है तो ओम के टर्म्स में ही होगा। ठीक है, एल और सी एग्जाम में दिया रहेगा, आपसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा। ध्यान रखना कभी वो माइक्रो दे दे, ठीक है, मिली दे दे, यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा खेलता है वो, तो इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल है वो एक बार सॉल्व कर लेना, ये रेजोनेंस कंडीशन होती है। अभी हम लोग देखते हैं पावर इन एसी सर्किट। ओके, सो फाइनल टॉपिक देख लेते हैं, पावर्स इन एसी सर्किट्स। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के केस में जो एवरेज पावर होती है वो होती है ERMS इंटू IRMS। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के केस में एवरेज पावर 0 होती है, और LRC सर्किट के केस में एवरेज पावर होती है ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। cos फाई क्या है? पावर फैक्टर है। तो बेसिकली ये है। ठीक है, इसका डेरिवेशन आप चाहिए तो एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली रेजिस्टेंस के ही केस में एवरेज पावर क्यों आता है? क्योंकि बेसिकली रेजिस्टेंस जो होता है ना वो अपोज करता है। ठीक है, लेकिन इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ऐसा नहीं करते हैं, तो इसीलिए इनके केस में एवरेज पावर 0 होता है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, मॉडर्न फिजिक्स।